इस वीडियो में हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे और इस अधिनियम के आने के पीछे क्या क्या कारण रहे उसके घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1764 ईस्वी में बक्सर का लड़ाई होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाता है और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद का संधि के अनुसार बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट मतलब टैक्स वसूलने का राइट अंग्रेज अपने पास रखते हैं और मुगल बादशाह को बोलते हैं आप दिल्ली में आराम से बैठिए, ये इस एरिया से हम राजस्व वसूल के आपको कुछ इसमें से दे देंगे सालाना। ये बिहार का एरिया है जिसमें से ये झारखंड है और ये बिहार है। यहाँ से गंगा नदी पार होता है और गंगा नदी जब यहाँ से जाता है तो अंग्रेज सबसे पहले गंगा नदी के आसपास वाला एरिया से राजस्व वसूला करते थे और झारखंड की ओर शुरू में ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन धीरे धीरे अब उन लोग झारखंड में भी प्रवेश करने लगे। और 1767 में कैप्टन केमक आता है यहाँ पे। टैक्स वसूलने का इसका मेन उद्देश्य रहता है अंग्रेज का। तो धीरे धीरे झारखंड जैसे जैसे प्रवेश करता है वैसे यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, जिसका रिजल्ट हम लोग को मिलता है 1767 में ढाल विद्रोह होता है। और उस समय जितना भी पैसा कलेक्ट किया जाता था 1799 तक सारा टैक्स कलेक्शन जमा कहाँ पे होता था? चतरा के कलेक्टर के पास। ये सारा पैसा जो होता था वहाँ पे जमा होता था। अंग्रेज यहाँ पे जब आए उन लोग का मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने का। तो उन लोग 1793 और 1805 ईस्वी में रेगुलेशन लाते हैं। रेगुलेशन का मतलब ही रहता है उन लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलने का। और जैसे जैसे यहाँ पे लोगों को जैसे जैसे एक्सप्लॉइट करते गए अंग्रेज, वैसे वैसे यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट होने लगा, जिसका रिजल्ट हम लोग को मिलता है 1820 में हो विद्रोह का और 1831-32 में कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह जो था वो बहुत ही भयानक विद्रोह था। इसमें अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह क्यों हो रहा है, आखिर उन लोगों का क्या गलती क्या रह गया। तो गलती तो एक ही था कि ज़्यादा राजस्व वसूलेंगे हम लोग, जिससे ज़्यादा अगर शोषण करते हैं तो जाहिर सा बात है विद्रोह होगा ही होगा। तब उन लोग को ध्यान में आता है कि विद्रोह को शांत कैसे करें। तब वो लोग एक साल बाद ही कोल विद्रोह 32 में ख़त्म हुआ, 33 में आता है रेगुलेशन 13 एक पारित करते हैं, जिसके अनुसार से नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि ये एक झारखंड, जहाँ मान लीजिए ये झारखंड है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, जैसे कोल विद्रोह हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा विद्रोह ही हो रहा है। तो अंग्रेज लोग इस रेगुलेशन का तहत बोल दिया कि इतना एरिया में हम जो भी नियम लाएंगे वो इसमें लागू नहीं होगा। मतलब कि ये एरिया है और इस एरिया में बोल दिया है कि नॉन रेगुलेशन एरिया इसको घोषित कर दिया गया, मतलब इस एरिया में कोई नियम लागू नहीं होगा नया जो बनेगा वो। और जिससे यहाँ का लोकल लोग जो था इस एरिया का, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और धीरे धीरे एक साल बाद 1834 ईस्वी में NWFA का गठन करता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसके अध्यक्ष होते हैं विल्किंसन और हेडक्वार्टर है इसका रांची में। इसका बनाने का मेन मकसद यही होता है कि जिस जैसे ये झारखंड है इस एरिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो ज़्यादा यहाँ पे विद्रोही कर रहे थे अंग्रेज के हिसाब से, तो उन लोगों को एकदम सिलेक्ट करके यहाँ से मारना और यहाँ से हटाना उन लोग को, विद्रोही को। तो जैसे जैसे इन लोग यहाँ से प्रताड़ित विद्रोही को जैसे जैसे झारखंड से जितना भी यहाँ से जो क्रांतिकारी है उन लोग को मारना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं? असम में चले जाते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे असम में पहुँचते हैं 1934 में यहाँ पे चाय बागान में काम करते हैं और उन लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अब थोड़ा सेफ है, अंग्रेज यहाँ पे नहीं है। लेकिन अंग्रेज जो है उनका काम ही है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलना। तो धीरे धीरे उन लोग झारखंड से बढ़ते बढ़ते अंग्रेज भी असम पहुँच जाते हैं और वहाँ पे भी मज़दूरों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तब कोई भी व्यक्ति झारखंड से गया है असम में और जब यहाँ पे भी उसको वही झेलना है और असम में भी वही झेलना है, तो सबसे वो सोचेगा कि चलो अपने घर चल जाते हैं। वहीं पे अगर दोनों जगह अगर अंग्रेज आ ही गए हैं तो अपने घर ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपना एक घर तो रहेगा वहाँ पे। लेकिन जैसे वो असम से झारखंड पहुँचते हैं तो झारखंड में देखते हैं कि उनका जो भी ज़मीन था वो सारा ज़मीन कौन हड़प लिया है? ज़मींदार। दोनों का ज़मीन, जैसे मुंडा का ज़मीन हो गया, उरांव का ज़मीन हो गया, जितना भी जनजाति का जो जो लोग असम गए थे वापस जब अपना झारखंड आते हैं तो देखते हैं कि हमारा ज़मीन तो है ही नहीं। हमारे ज़मीन पर किसका कब्जा है? ज़मींदार का कब्जा है। तब उन लोग 1858 में अपना अपना ज़मीन का मांग करने लगते हैं कि हमको ये ज़मीन चाहिए, ये मेरा ज़मीन है।
जो जिस एरिया में उन लोग रहते थे वो बोलते थे ये मेरा ज़मीन है, हमको ये ज़मीन चाहिए। संबंधित जो भी टर्म है उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा से समझने के लिए। इसका परिणाम हम लोग सरदारी आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। जो लोग ज़मीन का अपना अपना मांग कर रहे थे, जैसे मुंडा बोलेगा कि हमको खुदकट्टी ज़मीन चाहिए, उरांव बोलेगा कि हमको भुइंहरी ज़मीन चाहिए। जो लोग असम से आए देखते हैं कि जितना भी ज़मीन है, जैसे मुंडा बोलेगा ये लोग खुदकट्टी ज़मीन है, उरांव बोलेगा कि ये लोग भुइंहारी ज़मीन है। लेकिन जब उन लोग आते हैं तो देखते हैं ना ही खुदकट्टी रहता है ना ही भुइंहारी रहता है, सारा ज़मीन क्या हो जाता है, मंझियस ज़मीन हो जाता है। जैसे जैसे ज़मीन का विद्रोह बढ़ता जाता है वैसे 1862 ईस्वी में अंग्रेज ज़मीन का एक सर्वे कराता है, जिसका अध्यक्ष था बाबू राखालदास हल्दर। और ये जो बाबू राखालदास हल्दर थे, इन्होंने ज़मींदार का ज़मीन और उरांव का ज़मीन बस दो ही के बीच में रिलेशन बताया है, और ये मुंडा का ज़मीन के बारे में कुछ बताते ही नहीं है अपना सर्वे में। और इसका रिपोर्ट पेश कर देते हैं 1869 ईस्वी में। और इसके अनुसार ही, इसी के आधार पर एक कानून बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। इसे भूधृति का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि कोई लड़का है, इसका जो भी संतान होगा और इसका जो भी संतान होगा, तो इसका जितना भी हिस्सा का जो ज़मीन होगा वो इसको मिल जाएगा, और इसका जो भी हिस्सा का ज़मीन होगा ये इसको मिल जाएगा। तो जब इसका ज़मीन को जब ये धारण करता है तो इसी को बोलते हैं भूधृति। मतलब कि अपना पिता का जो ज़मीन है उसको ये धारण कर रहा है, और ये चलता रहेगा वंशानुगत। तो इसी को बोलते हैं हम लोग भूधृति। तो 1869 में क्या आता है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। और ये जो था, ये अधिनियम जो था वो पूरा पूरी बाबू राखालदास हल्दर के रिपोर्ट के अनुसार से था। तो इसमें हम लोग को मिलेगा मंझियस का और भुइंहरी, मतलब उरांव का ज़मीन और ज़मींदार का ज़मीन का ही यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ। बाकी और मुंडा का नहीं मिलेगा। उसके बाद जिससे मुंडा लोग क्या होता है, मुंडा लोग बहुत गुस्सा जाते हैं कि हमारे ज़मीन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए वो विद्रोह, बहुत सरदारी जो विद्रोह था ये लंबा चलते रहता है। और 1895 ईस्वी तक, 1895 में वही सरदारी विद्रोह जो था उसको टेक ओवर कौन कर लेता है, बिरसा मुंडा। आखिर ये भी मुंडा थे, तो मुंडा के बारे में लड़ाई पहले से चल रहा था, खूंटकट्टी वाला, उसका ज़मीन नहीं मिला था। और धीरे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नेता मिल जाता है बिरसा मुंडा के रूप में। तो धीरे धीरे ये आंदोलन क्या होता है और तेज होते रहता है। और 1879 ईस्वी में क्या होता है, छोटा नागपुर लैंड्स एंड टेन्योर प्रोसीड्योर एक्ट, एक नया एक्ट लाया जाता है अंग्रेज के द्वारा। फिर भी इसमें कोई भी मुंडा के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ रहता है, जिससे मुंडा और गुस्सा जाता है। और फाइनली मुंडा का जितना भी गुस्सा था वो 1899 और 1900 ईस्वी में मिलता है उलगुलान के रूप में। उलगुलान विद्रोह जो हुआ था, इसमें सरदारी विद्रोह का जितना भी लोग पहले से जो आंदोलन कर रहे थे वो सारे बिरसा मुंडा के साथ मिल जाते हैं, और ये उलगुलान के रूप में अंग्रेज़ों के सामने आता है, जो भी बहुत ही भयानक था। तब अंग्रेज समझ जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसलिए इतना विद्रोह हो रहा है। तो धीरे धीरे उन लोग समझ जाते हैं कि नहीं, मुंडा का ज़मीन उन लोग को नहीं मिला है, इसीलिए विद्रोह कर रहा था। तो 1902 ईस्वी में क्या होता है, 1902 ईस्वी में ट्रबस और कैडेस्ट्रल दो व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और बोलता है कि चलो तुम लोग सर्वे करो, अच्छा से सर्वे करना, इसमें मुंडा को भी ध्यान में देना, नहीं तो फिर से विद्रोह हो जाएगा एक। तब 1902 ईस्वी में क्या होता है, ट्रबस और कैडेस्ट्रल दोनों सर्वे करता है, और 1903 में क्या होता है, अपना रिपोर्ट दे देता है, और यही सीएनटी का प्रारूप जो है तैयार रहता है इन लोग दोनों का सर्वे से। और फाइनली 11 नवंबर 1908 को हमारा सीएनटी एक्ट लागू हो जाता है। ये रहा सीएनटी एक्ट का घटनाक्रम अभी तक का।